हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाई की पोथी में। साथियों, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और निरंतर अपनी तैयारी के माध्यम से सफलता का मार्ग प्रशस्त कर रहे होंगे। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। बिना समय व्यर्थ के सीधे अपने टॉपिक पर चलते हैं। तो पर्यावरण अध्ययन की इस सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हुए अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले इसे फटाफट से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं। कल के वीडियो में हमने आपको एक क्वेश्चन दिया था कि अगर पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल समाप्त कर दी जाए, बिल्कुल भी ना हो, तो पृथ्वी के तापमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वर्तमान से कम होगा। जो उसका तापमान है पृथ्वी का, वह कैसा हो जाएगा, वर्तमान के तापमान से कम हो जाएगा। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करती है, ताप को बढ़ा देती है। और अगर यह पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगी तो पृथ्वी का तापमान जो अभी है उससे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो चलते हैं आज के अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वह है निम्न में से कौन सा जीव पानी की गुणवत्ता को मापने में कार्य करता है। ऐसा कौन सा जीव है जो पानी की गुणवत्ता मापने के कार्य में आता है। तो ऑप्शन ए है बिगियोटा, या ऑप्शन बी है क्लोरेला, या ऑप्शन सी है एजोपायरिलियम, या ऑप्शन डी है एस्टर चाई। तो आप अपना राइट आंसर बताएंगे कि ऐसा कौन सा जीव है जो पानी की गुणवत्ता मापने में सहायक होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, क्लोरेला। देखिए, ये उस टाइप के क्वेश्चन है जो आपको जल्दी देखने को नहीं मिलेंगे और यही क्वेश्चन आपसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं जो आपको कठिन लगते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप नोट करेंगे कि पानी की गुणवत्ता मापने के लिए कौन सा जीव प्रयोग किया जाता है। तो क्लोरेला के द्वारा पानी की गुणवत्ता को माप सकते हैं। देखिए, इससे ये नहीं है कि उसको पानी में डाल के वो नाप के बताएगा। इसका तात्पर्य ये होता है कि जहाँ पर पानी अच्छा होगा तो वहाँ पर इनकी जो संख्या है वह अच्छी खासी पाई जाएगी। जहाँ पर पानी प्रदूषित होगा वहाँ ये नहीं पाए जाएंगे। तो इस प्रकार से हम पानी की गुणवत्ता को माप सकते हैं। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सी गैस भोपाल गैस त्रासदी के लिए जिम्मेदार थी। निम्न में से कौन सी ऐसी गैस थी जो भोपाल गैस त्रासदी के लिए जिम्मेदार थी। तो SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड, NO2 नाइट्रस ऑक्साइड, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, MiC यानी कि मिथाइल आइसोसाइनाइड। तो इनमें से कौन सी ऐसी गैस थी। तो आई होप कि ये क्वेश्चन लगभग सभी प्रैक्टिस सेट में बार बार आ रहा है, तो इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। और इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, मिथाइल आइसोसाइनाइड। नेक्स्ट देखेंगे, DDT पीड़कनाशी है। जो DDT पीड़कनाशी है, ऑप्शन ए बायोडिग्रेडेबल है, या बायोग्रेडेबल है, या नॉन बायोडिग्रेडेबल है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा। इसका तात्पर्य यह है कि जो DDT पीड़कनाशी दवाई है वह दोबारा मतलब कि पुनर्चक्रित हो सकती है, नहीं हो सकती है, और इसके बाद बिल्कुल नहीं हो सकती है, या इनमें से कोई सा नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नॉन बायोडिग्रेडेबल। ये किसी भी तरीके से पुनः चक्रित नहीं हो सकती, यानी कि इसका जब एक बार उपयोग कर लिया जाता है तो ये प्रदूषण भी उत्पन्न करती है, उसके साथ साथ इसका दोबारा रीयूज नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, द्वितीय प्रदूषक इनमें से कौन सा है। तो ऑप्शन ए पैन, ऑप्शन बी एरोसॉल, ऑप्शन सी SO2, या ऑप्शन डी NO2। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि द्वितीय प्रदूषक के रूप में इनमें से किसे जाना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पैन को द्वितीय प्रदूषक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न है, यूट्रोफिकेशन की परिघटना पाई जाती है खारी झील में पाई जाती है, नदी में पाई जाती है, गहरी झील में पाई जाती है, या समुद्र में पाई जाती है। तो यूट्रोफिकेशन की जो परिघटना है वह किस में पाई जाती है। इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गहरी झील में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न है, जेट प्लेन से निकलने वाले प्रदूषक हैं। जो जेट विमान आपके उड़ाए जाते हैं उनमें से कौन सा प्रदूषण होता है, उनमें से कौन सी ऐसी गैस निकलती है जिसके कारण प्रदूषण होता है। तो ऑप्शन ए फॉग, यानी कि कोहरा निकलता है, ऑप्शन बी स्मॉग, ऑप्शन सी कोलाइड, ऑप्शन डी है एरोसॉल। तो जेट प्लेन से कौन सा प्रदूषक होता है।
इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि एरोसॉल। और इसके द्वारा जो गैस निकलती है वो भी याद रखेंगे, नाइट्रोजन गैस ये छोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न है आपका, पर्यावरण प्रदूषण का हानिकारक असर होता है। जो पर्यावरण प्रदूषण है इसका हानिकारक असर किस पर होता है? तो ऑप्शन ए मनुष्यों पर, ऑप्शन बी सिर्फ पौधों पर, ऑप्शन सी जैवीय और अजैवीय घटकों पर, या ऑप्शन डी है सभी जैवीय घटकों पर। तो जो पर्यावरण प्रदूषण है इसका हानिकारक प्रभाव किस पर पड़ता है? इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि सभी जैवीय घटकों पर पर्यावरण प्रदूषण का हानिकारक प्रभाव पड़ता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, वायु प्रदूषक जो फोटोकेमिकल ऑक्सीडेंट उत्पन्न करते हैं वह, मतलब जो ऐसे वायु प्रदूषक जो कि फोटोकेमिकल ऑक्सीडेंट उत्पन्न करते हैं वह कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड है। यानी कि जो फोटोकेमिकल एक्सीडेंट उत्पन्न करते हैं वो कौन कौन से तत्व हैं? तो कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड है। या ऑप्शन बी है आपका नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रिक एसिड है। या ओजोन परऑक्सी एसिटल या नाइट्रेट परऑक्सी एसिटल नाइट्रेट है, या एल्डिहाइड है। और जो फोर्थ ऑप्शन है वह ऑक्सीजन क्लोरीन फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड है। तो ऐसी तीन कोई गैसें हैं जो मिलकर के क्या कर रही हैं? फोटोकेमिकल ऑक्सीडेंट उत्पन्न कर रही हैं। तो वो तीन गैस कौन कौन सी हैं? तो आपके सामने जो चारों ऑप्शन आपको दिखाए गए हैं इनमें से आपका राइट आंसर क्या होगा? देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगर आपने इसके पहले के वीडियो देखे तो उसमें मैंने आपको कई बार ओरली बताया है कि जो ओजोन गैस है वह किन किन जो CFC है यानी कि ओजोन परत को जो नुकसान पहुंचा रही है CFC, वह कहाँ कहाँ से निकलती है? तो फोटोकेमिकल से भी निकलती है। इसके साथ साथ फोटोग्राफी जो मशीनें होती हैं वहाँ पे फोटोग्राफी का काम होता है वहाँ से भी निकलती है। रेफ्रिजरेटर AC वगैरह से भी निकलती है। शेविंग क्रीम से भी निकलती है। तो अगर आपने उस चीज़ को ध्यान में रखा होगा तो आप ओजोन को देखते ही इस ऑप्शन को पकड़ लेंगे। बाकी किसी भी ऑप्शन में आपके ओजोन जो है गैस नहीं दी गई है, तो इसलिए आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, स्ट्रेटोस्फीयर में उपस्थित सुरक्षात्मक ओजोन परत को खुद सुरक्षा की आवश्यकता है अत्यधिक प्रयोग से। जो स्ट्रेटोस्फीयर यानी कि समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फीयर का मतलब क्या है? तो समताप मंडल में जो ओजोन परत है उसको जो कि सुरक्षा प्रदान करती है। ओजोन परत जो कि समताप मंडल में है वह किस चीज़ से सुरक्षा प्रदान कर रही है? तो सूर्य की परावैंगनिक किरणों को पृथ्वी पर सीधे आने से रोकती है। लेकिन वह खुद भी सुरक्षा के लिए जो है आवश्यकता है उसे खुद की भी सुरक्षा करनी है। किसके अत्यधिक प्रयोग से? ऐसा क्या चीज़ जो है ज़्यादा प्रयोग हो रही है जिससे उसे हानि हो रही है? तो ऑप्शन ए एरोसॉल तथा ऊंचे उड़ने वाले जेट हवाई विमानों से, ऑप्शन बी गुब्बारों व टर्बोप्रोप जहाज़ों से, या ऑप्शन सी परमाणु विस्फोट व औद्योगिक अपशिष्टों से, या ऑप्शन डी फफूंदीनाशी, जीवाणुनाशी, कीटनाशी व दवाइयों से। तो जो ओजोन परत है उसको खुद भी सुरक्षा की आवश्यकता है। किसके अत्यधिक प्रयोग से? तो किसका अत्यधिक प्रयोग ना किया जाए? इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि एरोसॉल तथा ऊंचे उड़ने वाले जेट हवाई विमानों से जो गैसें निकलती हैं उस प्रदूषण से जो है ओजोन परत को खुद को भी सुरक्षित करना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, खाद्य श्रृंखला में चलते हुए DDT की मात्रा, जब हम खाद्य श्रृंखला का अनुसरण कर रहे हैं तो उस समय जो DDT की मात्रा है बढ़ती है, घटती है, स्थिर रहती है, अनियमित तरीके से घटती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि बढ़ती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, सामान्य कीटनाशक आक्रमण करते हैं। जो सामान्यतः कीटनाशक होते हैं वे किस चीज़ पर आक्रमण करते हैं? श्वसन पर, पेशी तंत्र पर, तंत्रिका तंत्र पर, या परिसंचरण तंत्र पर? तो किस पर आक्रमण करते हैं? इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि सामान्यतः जो कीटनाशी है वह श्वसन तंत्र पर आक्रमण करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत में मानव शरीर की चर्बी में DDT की सांद्रता लगभग कितनी है? जो भारत में मनुष्य हैं उनकी जो चर्बी है शरीर की उसमें जो DDT की मात्रा है वह लगभग कितनी होती है? DDT की सांद्रता। तो ऑप्शन ए 0.3 से 0.7 ppm, या 1.3 से 3.1 ppm, 1.3 से 1.3 ppm, या यहाँ पे हाँ ठीक है 30 से 70 ppm। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी
13 से 13 ppm। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है आपका, कार्बोमेट्स जो कि कवकनाशी की तरह प्रयोग होते हैं, कार्बोमेट्स जो कि कवकनाशी की तरह प्रयोग होते हैं वह कौन है? तो ऑप्शन ए थायोकार्बोमेटस, थायोकार्बोमेटस, या ऑप्शन बी है डाईथायोकार्बोमेटस, या ऑप्शन सी है कार्बोफ्यूरॉन, ऑप्शन डी है कार्बोफ्यूरॉन तथा एल्डी कार्ब। तो ऐसे कौन से कवकनाशी ऐसे कौन से कार्बोमेट्स हैं जिन्हें कवकनाशी की तरह प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि थाईकार्बमेटस। थाईकार्बमेटस को कवकनाशी की तरह प्रयोग किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, ग्रीन हाउस गैस प्रभाव किसके संचयन से होता है? जो ग्रीन हाउस गैस प्रभाव देखने को मिलता है वह किसके संचयन से होता है? तो ऑप्शन है O3 तथा CO2 के अवच्छय से, O2 तथा CO2 का अवच्छय, CO2 मीथेन N2O और CFCS के अवच्छय से, या हरे पौधों से। तो जो ग्रीन हाउस गैस का प्रभाव है वह संचयन का प्रभाव किस कारण हो रहा है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि CO2 मीथेन N2O और CFC के कारण। देखिए O3 और CO2 का मतलब है ओजोन और ऑक्सीजन के कारण अवक्षय हो रहा है, तो ये तो गलत है। नेक्स्ट है O2 यानी कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के कारण हो रहा है, ये भी गलत है। जबकि जो ग्रीन हाउस गैस प्रभाव हो रहा है वह किस कारण हो रहा है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन और क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से समूह में प्राकृतिक जैव निम्नीकृत है? तो ऐसा कौन सा समूह है जिसमें प्राकृतिक जैव निम्नीकृत है? ऑप्शन है मोनेरा तथा कवक, ऑप्शन बी है प्लांटी, ऑप्शन सी है मोनेरा तथा प्लांटी, या ऑप्शन डी है प्लांटी तथा मैमेलिया। तो कौन सा ऐसा समूह है जो प्राकृतिक जैव निम्नीकृत का उदाहरण है? इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, मोनेरा तथा कवक प्राकृतिक जैव निम्नीकृत का एक समूह है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 136, यानी कि BOD होता है। BOD यानी कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है अपमार्जकों द्वारा यूनिट आयतन के अपशिष्ट का दहन करने के लिए आवश्यक ऑक्सीजन की मात्रा। ऑप्शन बी है जलीय जंतुओं द्वारा यूनिट आयतन के अवशिष्ट अपमार्जन करने के लिए आवश्यक ऑक्सीजन की मात्रा, या ऑप्शन सी है इसका, ऑप्शन सी है जलीय जंतुओं द्वारा श्वसन के लिए आवश्यक ऑक्सीजन की मात्रा। ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा, कई बार आपको ये चीज़ क्लियर करके बताई जा चुकी है और आज एक बार फिर से सुन लीजिएगा कि BOD का मतलब होता है पानी में ऑक्सीजन की कितनी शुद्ध मात्रा है। पानी में जो ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा होती है उसे ही हम BOD जो है मापक कहते हैं कि इस पानी में कितनी शुद्धता है। और उसका प्रयोग कौन करता है? तो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन का प्रयोग उसमें रहने वाले छोटे छोटे जीव जंतु और पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े वगैरह करते हैं। तो जलीय जंतुओं द्वारा श्वसन के लिए आवश्यक ऑक्सीजन की मात्रा इसका राइट आंसर हो जाएगा। BOD क्या है? तो जलीय जंतुओं द्वारा श्वसन के लिए आवश्यक ऑक्सीजन की मात्रा। ऑप्शन आपको ये भी दे सकता है कि पृथ्वी पर रहने वाले जीव, और इसके बाद आपके पहाड़ों पर रहने वाले जीवों के लिए ऑक्सीजन की मात्रा, या जल में रहने वाले जीवों के लिए ऑक्सीजन की मात्रा। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? जल में रहने वाले जीवों के लिए ऑक्सीजन की आवश्यक मात्रा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, स्वचालित वाहन से निकलने वाली प्रदूषक गैस जो प्रमुख श्वसन समस्या उत्पन्न करती है, ऐसी कौन सी प्रदूषक गैस है जो कि स्वचालित वाहनों से निकलती है और श्वसन में समस्या उत्पन्न करती है? वैसे तो सभी गैसें हानिकारक होती हैं, लेकिन जो ऑप्शन इनमें दिए गए हैं इनमें से सबसे ज़्यादा हानिकारक कौन सी होती है? ऑप्शन ए है NO2, ऑप्शन बी है CH2, ऑप्शन सी है क्लोरीन, ऑप्शन डी है CO। तो ये क्वेश्चन भी आपको कई बार करवाया जा चुका है, तो फटाफट से इसका राइट आंसर आप देख लेंगे क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। इसे दम घोटू, गलघोटू गैस के नाम से भी जाना जाता है। यह रक्त में मिलकर के ऑक्सीजन के लेवल को डाउन कर देती है, इसलिए इसे सबसे ज़्यादा अत्यंत हानिकारक और प्रदूषणकारी गैस के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, ओजोन छेद का कारण है। ओजोन छेद का कारण क्या है? तो ऑप्शन है मीथेन, मीथेन के कारण ओजोन परत में छिद्र हो रहा है, या ऑप्शन बी है इथाइडीन के कारण, ऑप्शन सी है क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा, या ऑप्शन डी है एसिटिलीन के द्वारा। तो इनमें से किसके द्वारा ओजोन परत में छिद्र हो रहा है? तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा, यानी कि CFC।
सी। और अभी अभी आपको बताया था ये गैस किससे जो है निकलती है सबसे ज़्यादा, तो रेफ्रिजरेटर, एसी, शेविंग क्रीम और फोटोग्राफी के द्वारा इस गैस का सबसे ज़्यादा जो है निकलती है। सामान्य वार्तालाप में ध्वनि की तीव्रता क्या होती है? यदि हम सामान्य तौर पर बातचीत कर रहे हैं, ना बहुत तेज और ना बहुत धीरे, जिसे कहते हैं एक प्रकार से फुसफुसाहट करना, तो वो चीज़ भी नहीं है और बहुत तेज तेज से चिल्लाना भी नहीं है। सामान्य तौर पर अपनी बातचीत कर रहे हैं तो जो ध्वनि की तीव्रता है वह कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन ए है 30 से 60 डेसिबल, ऑप्शन बी है 10 से 20 डेसिबल, ऑप्शन सी है 70 से 90 डेसिबल, या ऑप्शन डी है 120 से 150 डेसिबल। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा हो जाएगी, जो कि एक शोर का जो है रूप ले लेगी। तो यहाँ पर ये ऑप्शन तो बिल्कुल भी सही नहीं होने वाला है। तो आप फटाफट से बताएंगे कि राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 30 से 60 डेसिबल ध्वनि को हम क्या कहते हैं? सामान्य तौर पर बातचीत करने वाली ध्वनि। नेक्स्ट देखेंगे, अगला प्रश्न है, कौन सी मछली मच्छर के लार्वा को खाती है? इनमें से कौन सी ऐसी मछली है जो मच्छर के लार्वा को खाती है? तो ऑप्शन ए है गैम्बुसिया, ऑप्शन बी है रोहू, ऑप्शन सी है क्लेरियस, ऑप्शन डी है एक्सोसीटस। तो ये सभी मछलियां ही हैं और ये इनमें से एक ऐसी मछली भी है जो मच्छर के लार्वा को खा जाती है। तो शायद वो अच्छा ही करती है, वैसे भी इतने ज़्यादा मच्छर हो रहे हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, गैम्बुसिया। गैम्बुसिया जो है वो मच्छर के लार्वा को खा जाती है। ये एक प्रकार से दवाई के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। और जब कहीं पर जमे हुए पानी में जो है मच्छर बहुत ज़्यादा उत्पन्न होते हैं तो वहाँ पर मिट्टी का तेल डाल दिया जाता है। ये प्रश्न भी कई बार पूछा जा चुका है। ऐसा क्यों किया जाता है? ताकि जो पानी का पृष्ठ तनाव है वह कम हो जाता है, ऑक्सीजन जो है अंदर नहीं जा पाती है, जिससे उनके लार्वा को ऑक्सीजन ना मिलने के कारण वह स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं। तो कहीं पर भी जमा पानी देखिए वहाँ पर क्या डालेंगे? मिट्टी के तेल का छिड़काव करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन से क्रियात्मक लक्षण ध्वनि प्रदूषण का परिणाम है? इनमें से ऐसे कौन सा लक्षण है जिसके द्वारा ध्वनि प्रदूषण हो रहा है या जो ध्वनि प्रदूषण का एक परिणाम है? ऑप्शन ए पुतली का विस्फारण, ऑप्शन बी है हृदय स्पंदन की दर में वृद्धि होना, ऑप्शन सी है रुधिर वाहिनियों का संकीर्णन, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो क्या इनमें से सभी चीज़ें ध्वनि प्रदूषण के कारण ही हो रही हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपरोक्त सभी। ध्वनि प्रदूषण के कारण हमारी पुतलियों का विस्फारण भी हो सकता है, हृदय स्पंदन की दर भी बढ़ जाएगी और रुधिर वाहिनियों में संकीर्णन भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला प्रश्न है, निम्न में से किसकी अत्यधिक वृद्धि स्वच्छ वायु का सूचक है? जहाँ पर स्वच्छ वायु है तो हमें कैसे पता चलेगा कि इस जगह पर स्वच्छ वायु है? ऐसे कौन से हमें जो है संकेतक और सूचकांक देखने को मिलेंगे? तो ऑप्शन ए है छत्रक या मशरूम, ऑप्शन बी है एपीफाइट, ऑप्शन सी है लाइकेन, ऑप्शन डी है घास। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट सिंपल क्वेश्चन है आपका। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लाइकेन। कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि वायु प्रदूषण के सूचक किन्हें माना जाता है, तो ऑप्शन आपका क्या राइट होगा? लाइकेन को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, अगला प्रश्न है, वायुमंडलीय CO2 में वृद्धि का क्या कारण है? यानी जो वायुमंडल में CO2 की वृद्धि हो रही है, तो ऑप्शन ए है वनस्पति और औषध प्रभाव पड़ता है। इसके कारण क्या क्या चीज़ें हो रही हैं? तो वायुमंडल में CO2 की वृद्धि के कारण वनस्पति पर औषध प्रभाव पड़ता है, ऑप्शन बी है वायुमंडल में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ऑप्शन सी है अनुवांशिक विकार उत्पन्न होते हैं, ऑप्शन डी है पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है। तो CO2 की वृद्धि के कारण क्या होता है? शायद आज के वीडियो का पहला क्वेश्चन भी हमने इसी तरीके से डिस्कस किया था और ये भी उसी से सिमिलर मिलता हुआ क्वेश्चन है। तो आप इसका राइट आंसर करेंगे, क्या होगा? इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो जाएगी। CO2 के बढ़ने के कारण क्या होगा? पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो जाएगी, जो कि ग्रीन हाउस गैस प्रभाव के लिए जिम्मेदार होगी। और ग्रीन हाउस गैस के प्रभाव में कौन कौन सी गैसें जो है प्रयोग में लाई जाती हैं? तो आपका मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, जल वाष्प है, नाइट्रस ऑक्साइड है। इन सभी के कारण ही ग्रीन हाउस गैस उत्पन्न होती है। नेक्स्ट देखेंगे, अगला प्रश्न है, अनुरेख गैस जो धान के खेत में उत्पन्न होती है तथा पृथ्वी के ताप में वृद्धि से जुड़ी है। तो ऐसी कौन सी गैस है जो कि धान के खेत में उत्पन्न होती है और पृथ्वी के तापमान में वृद्धि भी करने के लिए जिम्मेदार है? तो ऑप्शन ए है मीथेन, ऑप्शन बी है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी है हाइड्रोजन, या ऑप्शन डी है क्लोरीन। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? तो अभी तो हमें पता ये करना होगा कि धान के खेत में कौन सी गैस निकलती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मीथेन। मीथेन गैस आपकी कहाँ कहाँ पाई जाती है, इसके क्या क्या स्रोत हैं? तो एक बार आप देख लेंगे
कि इसके स्रोत क्या क्या हैं। ये पाई जाती है धान के खेत में, इसके साथ साथ ही पाई जाती है दलदली भूमि में। कहाँ पाई जाती है? दलदली भूमि में पाई जाती है। इसके बाद ही पाई जाती है गोबर में। कहाँ पाई जाती है? गोबर में पाई जाती है। और आपके जो भी खाद वगैरह बनाई जाती है प्राकृतिक, उनमें भी पाई जाती है। तो ये मीथेन गैस का जो है कहाँ कहाँ पाई जाती है, उन चीज़ों के बारे में भी हमने चर्चा कर ली है। और इसके कारण ही वायुमंडल में जो तापमान है उसमें वृद्धि हो रही है। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है इसका राइट आंसर नहीं होगा। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 145। फटाफट से चलेंगे। निम्न में से मुख्यतः वृद्धि सांद्रता से अम्ल वर्षा होती है। ऐसे कौन से जो है तत्व हैं जिनकी सांद्रता बढ़ने के कारण वायुमंडल में क्या हो जाता है कि अम्ल वर्षा होने लगती है। तो ऑप्शन ए है आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन बी है SO2 और NO2, ऑप्शन सी है NO2 SO2 और NH2 तथा N2S और ऑप्शन डी है NH3 तथा SO2। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि NO2 और SO2। नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के कारण ही वायुमंडल में क्या होती है? अम्ल वर्षा होती है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 146। सतह पर जल प्रदूषण नियंत्रित किया जा सकता है। किसी भी सतह पर जो जल प्रदूषण हो रहा है उसे किस प्रकार नियंत्रित किया जा सकता है? ऑप्शन ए पादप प्लवक द्वारा, ऑप्शन बी है लाइकेन द्वारा। अभी अभी हमने देखा था कि लाइकेन किसके सूचक थे? तो वायु प्रदूषण के सूचक थे। तो यहाँ जल में तो इसका कोई काम होना ही नहीं है ना। ऑप्शन सी है हाइड्रोला द्वारा, या ऑप्शन डी है शैवाल और जीवाणु द्वारा। तो हम किसी भी जगह पर जो जल प्रदूषण हो रहा है उसे किसके द्वारा नियंत्रित कर सकते हैं इनमें से? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पादप प्लवक द्वारा जल प्रदूषण को नियंत्रित कर सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुपोषण का कारण है झील में अत्यधिक तरणक, ऑप्शन बी है झील में उर्वरकों का प्रवाह, ऑप्शन सी है झील में शैवाल का अभाव, ऑप्शन डी है तालों में अत्यधिक ऑक्सीजन। तो जो सुपोषण का कारण है वह इनमें से क्या है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, झीलों में उर्वरकों का प्रवाह। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओजोन परत उपस्थित है। ओजोन परत किस मंडल में उपस्थित है? ऑप्शन ए बाह्य वायुमंडल में, ऑप्शन बी क्षोभ मंडल में, ऑप्शन सी मध्य मंडल में, ऑप्शन डी स्थूल मंडल में। तो यहाँ पर आई थिंक एक भी आपके ऑप्शन राइट नहीं है। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वह होगा समताप मंडल। क्या होगा राइट आंसर? ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? तो समताप मंडल में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है निम्नीकृत प्रदूषक है, इसमें से कौन सा निम्नीकृत प्रदूषक है? ऑप्शन ए है DDT, ऑप्शन बी है एल्यूमिनियम, ऑप्शन सी है घरेलू अपशिष्ट, ऑप्शन डी है मरकरी लवण। निम्नीकृत का मतलब है जिन्हें जो है रीयूज किया जा सकता है, रिप्रोडक्ट किया जा सकता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि घरेलू अपशिष्ट। देखिए घरेलू अपशिष्ट जो भी कूड़ा कचरा वगैरह निकलता है इससे हम क्या बना सकते हैं? एक जैविक खाद बना सकते हैं। इसका प्रयोग हम पौधों में खाद के तौर पर कर सकते हैं। तो ये एक प्रकार से क्या हो जाता है? रीयूज हो जाता है, रिप्रोड्यूस हो जाता है, इसलिए इसे निम्नीकृत प्रदूषक के तौर पर प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, आज का लास्ट क्वेश्चन। मिनी माता रोग के लिए उत्तरदायी है। मिनी माता रोग के लिए क्या उत्तरदायी है? ऑप्शन ए पारा, ऑप्शन बी नाइट्रस, ऑप्शन सी क्लोरोफ्लोरोकार्बन या ऑप्शन डी DDT। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा, अपनी परीक्षा की दृष्टि से हेल्पफुल लगा होगा और ये प्रैक्टिस सेशन आप बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रहे होंगे, जो कि आपकी सभी टीचिंग एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है, पसंद आया, अपनी परीक्षा की दृष्टि से हेल्पफुल लगा है, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। आपका एक लाइक मेरा काफ़ी हौसला बढ़ाता है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट से इसे सब्सक्राइब कर लिए, ताकि आगे आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखिए, अपने माता पिता गुरुजनों का सम्मान कीजिए और पढ़ाई की पोथी को सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।